बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स और क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बहुत ही मुश्किल वीलॉग है, ख़ास तौर पे जो कि पेशावर में हुआ है। आज वीलॉग में उसके ऊपर एक एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा कि कुछ हमें समझ आ जाए कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ तो जा रहा है और इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी मेल्टडाउन भी हमें नज़र आ रहा है, जो अक्कासी करता है ये इस पेशावर के जो पुलिस की मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा लोग कहते हैं जी ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, ये बहुत वीक थी इनकी सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है, और जो फैक्ट हमारे पास आ रहा है वो हम समझ लें तो कुछ पता चल जाता है पाकिस्तान में हाल ये चीज़ें होती कैसी हैं। देखिए जी, ये जो जहाँ मस्जिद थी, इसके अंदर कोई कोई ऐसा कोई सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर नहीं था कि उसकी सिक्योरिटी का संभाला लिया जाए। और ये जितने भी कानून इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे होते हैं, इनके अंदर अगर यूनिटी ऑफ कमांड का स्ट्रक्चर ना हो तो कोई कोई काम नहीं करता कि ये जी मेरा काम नहीं है। एक तो ये था, वो मस्जिद थी, वो उसमें सीटीटी वाले भी आते थे, पुलिस वाले भी आते थे, फलाने भी आते। दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ कैंटीन है, कैंटीन के अंदर हज़ारों लोग आते जाते हैं, मज़दूर भी आते हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि कंस्ट्रक्शन वहाँ हो रही थी, तो मज़दूर आते जाते रहते। इसकी वजह से ये मैं छोटे सा टैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है, ये जब एक इदारे के अंदर उसके प्रोसेसेस कमज़ोर हो जाते हैं, और बाय द वे पुलिस वैसे भी सॉफ्ट टारगेट होती है, तो ये इदारा कमज़ोर, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कैंटीन है, एक कोई बंदा, लड़का, आदमी और जो भी है वो ये बारूद लेके आके जमा कराते गए, और जिस लेवल का ये ब्लास्ट हुआ है ये बताता है कि बारूद बहुत ज़्यादा था। सुसाइड बॉम्बर के पास जो लगा हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा था, और भी लगा था, जिसके शॉक वेव से बाकी जहां जहां बारूद पड़ा था वो भी ब्लास्ट हुआ है। बिकॉज मैसिव ब्लास्ट है, जिसकी वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी, मैंने भी देखी। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, वो दुनिया में वाहिद मिलिट्री एजेंसीज हैं और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टेररिज्म को की कमर तोड़ी और उनको डिफीट किया। ये हम सबको पता है। 2014 एपीएस के साने के बाद 2015 में जब ये नेशनल रिजॉल्व आया सारे स्टेक होल्डर्स का कि हमने क्रैक डाउन करना है, हमने उनको छठी का दूध याद करा दिया, और हमने उनको क्रैक डाउन किया, और हमने उनको हर जगह उनको बिल्लों में से निकाल के हमने उनको मारा, और उनके सेफ हेवंस हमने ख़त्म किए, और पूरा अर्स्टवाइल फाटा, फॉर्मर फाटा को क्लियर कर दिया, जिसके अंदर बड़े बड़े लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किए। तो इस पावर ऑफ द स्टेट जो है वो बहुत सख्त होती है, उसके सामने कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ी हो सकती अगर तब तक जब तक वो स्टेट उनको इजाजत ना दे कि तुम्हें स्पेस दी जाए। तो क्या सवाल यह है कि क्या स्टेट, व्हेन आई से स्टेट, मैं कहता हूं फौज, और फौज, आईएसआई और जो जिनके पास ताकत है, उन्होंने स्पेस दी या नहीं दी। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अफगानिस्तान के अंदर, जब तालिबान ने हुकूमत अपनी की 2021 में अगस्त में 2021 में अगस्त में तालिबान आए। तालिबान जब आए, आम सबको पता है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम नहीं हैं। इसके अंदर बहुत ग्रुप्स हैं, इसके अंदर बलोच सेपरेटिस्ट हैं, इसके अंदर लश्कर जंगवी है, इसके अंदर ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है, और इसके अंदर टीटीपी है। ये सब मिल गए हैं। हर बंदा अपने अपने काम, कोई सेक्टेरियन चक्कर में लगा हुआ है, कोई अपने आप को अलहदा बलोचिस्तान के चक्कर में लगा है, कोई तखरीब कारी के चक्कर में लगा है। सब इसके अंदर शामिल हो गए हैं, और कोई जो पुराना जो दाइश का है कि जी खिलाफत लानी है हमने, ये सब एलिमेंट्स मिलकर बहुत ख़तरनाक है। तो टीटीपी ने इनको कहा होगा जी हमें घरों से निकाला हुआ है, हमारे घर, आप पाकिस्तान की हुकूमत से कहें हमें। और ये सारी बाय द वे इसके ऊपर जो नेगोशिएशंस हो रही थी वो फौज कर रही थी, वो बाजवा कर रहा था, वो फैज़ हमीद कर रहा था। अब आप ये देखें,
उन्होंने आगे ब्रीफिंग दी है पार्लियामेंट को, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, कि जी हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। और उस वक्त से आवाजें शुरू हो गई कि आप क्या बातचीत करें, आप किस किस्म की निगोशिएशन करें। मुराद सईद उस वक्त हुकूमत में थी, पीटीआई, इन्होंने उस वक्त रेज किया कि हम ये कर रहे हैं, हम आप किससे बात करें, किस किस्म के सौदे करें। स्वाद में लोगों ने बड़ी कि ये आज के इस साल की बात नहीं करें, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने को पता नहीं क्या उनके साथ फैसले किए और जनाब उन्होंने उनको आने दिया। और नवंबर 2021 के अंदर ये पीटीआई की हुकूमत थी बाय द वे, 100 मिलिटेंट लीडर्स को रिलीज किया। ये हार्ड कोर मिलिटेंट लीडर थे, हार्ड कोर, जो कि डी रेडिकलाइज भी नहीं हुए थे। मतलब इनको इंटर्नमेंट कैंप में रखा था, फिर इनके ऊपर साइकोलॉजिकल काम होना था कि इनके दिमाग के फतूर जो है वो निकाले जाएं, और उसके बाद जाके इनको रिलीज किया जाता था सोसाइटी में कि ये जाके फिर अपना गद ना करें। इनके साथ नहीं हुआ, इनको रिलीज कर दिया। ये हार्ड कोर टेररिस्ट थे और इन्होंने, और उनके लीडरशिप थी, और इन्होंने उसको रिलीज करवाया कि जी हम जो है ना आपको हम वापस लाएंगे, आप चुप करके जो है ना बड़ी मासूम मुसर्रत शाहीन की तरह आप लोग रहेंगे। ये मिलिटेंट, ये तालिबान, ये अपनी माँ बाप के नहीं हैं, ये उनको बेच दें अगर उसका उसमें फायदा है। ये हिस्ट्री बताती है कि ये इस किस्म के लोग हैं। हमें 2004 से हम देख रहे हैं कितने मायदे हुए हैं टीटीपी के साथ, उन्होंने हर मायदा तोड़ा। वो मायदा इसलिए करते हैं कि उन्हें रीग्रुपिंग का मौका मिले, उनको सांस लेने का मौका मिले, वो अपने हथियार और लेके आए, और जब वापस ताकत में आते हैं वो कहते हैं कहाँ गया तुम्हारा अकॉर्ड, कौन सा अकॉर्ड, कैसी हमने दस्तखत की, और जाके फिर आपके ऊपर हल्ला बोलते हैं। ये बिल्कुल जो कहते हैं ना, ये लातों के भूत हैं। इनको हमने जरा सी स्पेस दी, जो कि अभी लगता है हमने दी है, तो इन्होंने ये किया। देखें जी, स्टेट के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता किसी के साथ। हमारी फौज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिविल आर्म फोर्सेस, हमारी पुलिस, खास तौर पे केपी में, वो इतना उनके पास एक्सपर्टीज है, उनके पास कॉम्पिटेंस है कि वो इनको, जैसे पहले हमने इनको बिलों में अपने डाल के इनको उड़ाया था, वो इसी तरह कर सकते हैं। ये हमारी फौज की कैपेबिलिटी इस वक्त भी मौजूद है। तो ये कैसे फिर आए? मेरी जो एक तज्जिया है, मेरा तज्जिया ये है कि जो पिछला फौजी जर्नैल था बाजवा, जिस तरह वो बेचने के लिए उसने मुल्क को बेच दिया, उसकी पता नहीं क्या सोच थी कि जी मैं तालिबान को, अगर इनके साथ, अफगान तालिबान के साथ हम बातचीत करके उनको याद ले आएं, तो ये जो मसला हमारा है ना, ये परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। ये इतना ही स्टूपिड मफरूज़ा है कि मेरे जैसा छापामार मिस्त्री 2004 से मैं कह रहा हूं कि इन लोगों से नेगोशिएशन नहीं करना। मैंने बहुत लंबा एक आर्टिकल लिखा 28 पेज का कि ये लोग 2000, मैंने उसको 14 में लिखा था। मैंने कहा ये लोग सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएट करते हैं अपनी ताकत को रीग्रुप करने के लिए, इनसे बिल्कुल कोई नेगोशिएशन नहीं की जाए। अगर हम जैसे लोग देख सकते थे तो ये क्यों? तो बाजवे का तो मुझे नहीं पता एजेंडा क्या था, उसने तो मुल्क बेची। लेकिन अब हम आ जाते हैं हमारे आसिम मुनीर साहब के पास। आसिम मुनीर साहब नए आर्मी चीफ हैं। इन्होंने रिजॉल्व दिखानी है, जिस तरह 2015 में हमने एज अ नेशन रिजॉल्व दिखाई थी कि हम इन लोगों को हर जगह से तोड़ के खत्म कर देंगे, वो इन्होंने दिखानी है। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है प्रीमियर आईएसआई, जिसका काम था ये देखना कि यार इस किस्म के लोग आ रहे हैं, वो क्या तखरीबकारी कर रही है, वो डिफोकस हो गई जब से नदीम अंजुम आया। और उसने अपना रिजॉल्व, शायद पहले भी डिफोकस हो गई थी, इसलिए कि ये वीडियोस और ये पोर्नोग्राफी और ये ऑडियोज तो पता नहीं सालों से चल रही हैं, लेकिन शायद पहले कम थी। लेकिन जब से नदीम अंजुम आया, सारा फोकस आईएसआई का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे चला गया, बाजवा के अंडर। और बाजवा के बाद, आसिम मुनीर के बाद, हमने कोई तब्दीली नहीं देखी इस पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग के अंदर जो आईएसआई का आईएसआई कर रहा है। तो अगर आप अपने रिसोर्सेज, अपने अच्छे लोग जिनके दिमाग हैं, उनको आपने आईएसआई के दिमाग जो टीटीपी के ऊपर नहीं लगाया, और आपने उनको लगा दिया है कि जी आज़म स्वाति को अरेस्ट करके टॉर्चर करो, अब्यूज़ करो, आप शहबाज गिल के साथ ऐसे करो, आपने अरशद शरीफ को किस तरीके से उसको वहाँ पहुँचाओ और उसको कत्ल करो, आपने लोगों को
अपनी सियासी कुव्वतों को ये छुट्टी दे दी कि जी टीटीपी को पैसे दो कि आपका सबसे जो प्रीमियर लीडर है पाकिस्तान का उसका आप कत्ल का हिट ऑर्डर कर दो। अगर आपने ये काम करना है तो फिर तो ये होगा, इसलिए कि पुलिस सॉफ्ट टारगेट है। ये आपका काम था कि आप पता कराएं कि ये जो लोग आए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो टीटीपी रीसेटल हुए हैं, मैं बार बार कह रहा था 40,000 और ये फिगर बार बार आ रहा है, 10,000 इनके मिलिटेंट्स थे, आर्म्ड थे, 30,000 इनकी फैमिली थी, 40,000 बंदा। ये आप समझते हैं कि ये छोड़ेंगे? इनके इनके डीएनए में नहीं है कि ये सच बोले और ये मुल्क के मुखलिस हों। हमने इनके ऐसे ऐसे लीडर्स को छोड़ा जिन्होंने हमारे फौजियों के सर कटे हुए सरों से फुटबॉल खेली, बहुत बड़ा। तो आसिम मुनीर साहब से है, आसिम मुनीर साहब द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपका DGISI बिल्कुल फेलियर है। मैंने इसकी इंटरव्यू जो है मैंने 11 दफा देखा है, वो इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, साइकोपैथ है, ये मेंटली डिरेंज्ड आदमी है, होगा बहुत होशियार। ये इस किस्म का बंदा नहीं है जिसको आपने इस पोजीशन पे रखना है। कौन सा ऐसा DGISI आता है, कौन सा मुल्क के सामने बजाय बात करने की अपनी एजेंसी के, वो बात करता है कि पिछला वजीर आजम कितना घटिया था, कितना जलील था, और जो हमारा जर्नलिस्ट है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था और उसका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया। दिस मैन इज ए क्रिमिनल। आसिम मुनीर साहब, अगर आपने इस आदमी को नहीं बदला इन सारी चीज़ों की, और ऐसा बंदा नहीं लेके आए आप ISI में जो कि ISI का काम समझता है और जो इन TTP और इन जैसे लोगों को रोक नहीं सकता, तो आप इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करेंगे, बहुत बड़ी। आपकी जो मर्जी सोच हो इमरान के मुतालिक, उसको साइड पे रखें। आपके ऊपर जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बचाना। ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन तो सियासतदानों की बात है, इकोनॉमिस्ट की बात है, सिक्योरिटी मेल्टडाउन आपकी जिम्मेदारी है। फौज अपना वो काम करे जिसके लिए वो टैक्स पेयर का पैसा खाती है, जिसके लिए आपको इस मुल्क ने इस फौज का सिपा सलार बनाया। मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा, हैदर हल्की बात क्या कर, तू बड़ी सख्त बात करता है, तू बड़ी करोसिव बात करता है, बड़ी एसिडिक बात करता है। तुझे लोग जो हैं फौज की हाई कमान जो है वो सुनती है, वो कहती है यार ये हर वक्त हमारी। मैं आपको क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहा हूं आसिम मुनीर साहब, मैं आपको कह रहा हूं ये जिम्मेदारी आपकी है, ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी आपकी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये किसी और के पास नहीं है। ये शहबाज टट्टू इसके पास नहीं है, ये नवाज भगोड़े के पास नहीं है, ये जरदारी कातिल के पास नहीं है, ये फजलू फ्रॉडिये के पास नहीं है, ये आपके पास है। ये जिम्मेदारी आपकी है। फौज आपके अंडर है, ISI आपके अंडर है, सारी सिविल आर्म फोर्सेस आपके अंडर है, चाहे वो टेक्निकली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आए, सब कुछ आपके। आपने क्रैकडाउन करने हैं, आपने नहीं स्पेस देनी इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और टेररिस्ट ग्रुप्स को, आपने इनसे निगोशिएट नहीं करना, आपने क्रैकडाउन करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम इस सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई और एजेंडा पे चल रहा है पाकिस्तान, कि कोई तीसरी फोर्स आ रही है, उसने आप लोगों को काबू कर लिया है और वो चाह रही है कि पाकिस्तान में इतना इंतशार हो, इतनी खाना जंगी हो, इतना लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो कि वो फिर आपके पास आएंगे, वो कहेंगे कुछ लो और कुछ दो, और पैसे लो और हमारे आपके जो न्यूक्लियर असासे हैं उस पर हमें ओवरसाइट दो। मुझे तो और कोई समझ नहीं आता। मुझे तो बाजवा तो बिका हुआ था, बाजवा तो ट्रेटर था। बाजवा ने तो हिंदुस्तान से भी बातें शुरू कर दी, हुसैन अकाली से भी बातें शुरू कर दी, उसने तो पैसा बनाया, उसने अमेरिका के हाथ मुल्क को बेचा। आसिम मुनीर साहब, हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करें, आपकी सियासी रुझान कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ दो काम आपने करने। आपने क्रैकडाउन करना है इन एंटी स्टेट एलिमेंट्स के साथ, बिल्कुल एक स्पेस नहीं देनी। सुना है कि आप बड़े गुस्से के और बड़े दबंग किस्म के आर्मी चीफ हैं, अब आपके ऊपर आ गया है कि आपने इसको कैसे करना है। और ये आप जो अंगड़ाइयां लेके और ऐसे कर रहे हैं, मत करें। DGISI को चेंज करें, आपको पूरी ISI का स्ट्रक्चर जो है अंदर लोग आपको चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज सारे लोग ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में थे। आपको प्रोफेशनल ISI के लोगों को लाना पड़ेगा कि आप ये हम क्रैकडाउन करें। दूसरी चीज, आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। अगर आप नहीं करवाएंगे, जो दूसरी सतून है पाकिस्तान की, पहली सतून क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस,
उसको पेनिट्रेट नहीं करने देना आपने एंटी स्टेट एलिमेंट। दूसरा दीवार कौन है? पीपल, अवाम, विल ऑफ द पीपल। आप अगर एक ऐसी पार्टी को दीवार के साथ लगाएंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके लीडर को डिस्क्वालीफाई या मारने की कोशिश करेंगे और फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही कराएंगे, आपके पास वो जो एक दीवार है मुल्क के लोगों की, जो पीछे हरावल दस्ता बनता है आपके हरावल दस्ते के पीछे कि हम आपके साथ हैं, वो नहीं होगी। कोई भी फौज की, किसी भी मुल्क की फौज अपने लोगों की, अवाम के सपोर्ट से नहीं सक्सीड कर सकती। 2015 में पूरी अवाम आपके पीछे थी, 2023 में पूरी अवाम आपके खिलाफ है। आपने ये एक्शन लेके बताना है कि आप अवाम, आप पाकिस्तान की फौज हैं, आप जरदारी की फौज नहीं हैं, आप बाजवा की फौज नहीं हैं, आप फजलू की फौज नहीं है, आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की फौज नहीं है, आप पाकिस्तान की फौज है। और ये सबसे बड़ी चीज है जिससे आप अपना रिडीम करेंगे। देखें, ये कलेक्टिव फेलियर है स्टेट का, और ये जो सबसे बड़ी बदमाशी हमने देखी है पेशावर के अंदर, इसको अगर ना रोका गया, ये लाहौर आएगा, ये कराची आएगा, या पिंडी आएगा, आप जो मर्जी कर लें। ये शहबाज शरीफ का आपको याद है, जब ये चीफ मिनिस्टर था, उसने तालिबान से कहा हमें कुछ ना कहें मेहरबानी करके। ये तो इस किस्म के लोग हैं, ये तो भत्ता देते थे टीटीपी को कि इनके खिलाफ बॉम्ब ब्लास्ट ना हो। आसिम मुनीर साहब, बॉल इज इन योर कोर्ट। आपने खड़ा होना है, आपने इस मुल्क के, आपकी जिम्मेदारी है इस मुल्क की सिक्योरिटी बचाना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं। इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। जिस दिन आप अनाउंस करेंगे, आसिम मुनीर साहब हुकूमत, सिविलियन हुकूमत से, लोग कहते हैं तो क्यों कहता है कि आसिम मुनीर का, ओ भाई मेरा फुप्पा करेगा। इन्हीं के बंदे ने लेके आए इन डाकू लुटेरों को, इन्हीं के बंदे ने री इंजीनियरिंग सारी शुरू की, इन्हीं के बंदे ने लोगों को टॉर्चर, फैसिज्म करवाई नदीम अंजुम के थ्रू, फैसल नसीर के थ्रू। तो मैं अपने फुप्पे को भेजूंगा ठीक कराने के लिए, ये आसिम मुनीर ही को कहूंगा ना, तो आसिम मुनीर ठीक करें इसको और फेयर एंड फ्री इलेक्शन का है। नाज़रीन, इस वक्त तक के लिए सिर्फ इतना। बहुत सख्त पाकिस्तान के अंदर मुसीबत आ रही है, सिक्योरिटी मेल्टडाउन है। अल्लाह सुब्हान ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे, आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, हकीकी आज़ादी जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।